आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। रायदास की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रख दी है। ये मंदिर और संग्रहालय 100 करोड़ की लागत से बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए बुंदेलखंड के लोगों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि आज पिछड़े इलाकों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दलित, वंचित, पिछड़ों को सम्मान दे रही है। बिजली पानी की सुविधा दी जा रही है। आज दलित आदिवासी परंपराओं को सम्मान मिल रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने एससी के लिए कहा कि मुद्रा योजना से एससी एसटी को फायदा हुआ है। दलित वंचितों को पीएम आवास से घर दिए जा रहे हैं। साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। न इस समाज के लोग कमजोर हैं, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई हैं। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है। आपको बता दें, सागर में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी है और संत रविदास महाराज जी का मंदिर यहां पर निर्मित किया जाएगा। और एक कहीं ना कहीं संकेत 2024 में वापस बीजेपी की सरकार केंद्र में बनने के यहां पर पीएम मोदी ने अपने बयान में दिए। उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 साल बाद इस मंदिर का लोकार्पण करने में खुद यहां पर आऊंगा। संत रविदास महाराज मुझे यहाँ जरूर बुलाएंगे। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यही मायने निकाले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संकेत दे दिए हैं कि 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन रही है। हालांकि जिस तरह से उत्तराखंड को लेकर बात करें, बुंदेलखंड को लेकर बात करें तो यहाँ के दलित वोटों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी लगातार होती रही। और ऐसे में 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर दौरे के दौरान जो है यहाँ पर भव्य मंदिर की आधारशिला रख दी है। पिछले 5 महीने में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पीएम का ये 5वां कार्यक्रम है। मोदी ने यहाँ संत रविदास स्मारक स्थल का भूमि पूजन किया। इस इवेंट को भाजपा ने, ये माना जा रहा है कि भाजपा ने इस इवेंट को प्रदेश की 54 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इनमें 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, बाकी 19 सीटें सामान्य हैं। लेकिन इन पर दलित वोटरों को लेकर बात करें तो ये निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। पिछले 6 विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाई जाए तो अनुसूचित जाति सीटों पर भाजपा की मजबूत पकड़ देखने को मिली है। लेकिन जैसे ही दलित वोट का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ तो भाजपा सत्ता से बाहर हो गई 2018 में। कहीं न कहीं इसी बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी को सता रही और ऐसे में मध्य प्रदेश में करीब 16% दलित वोटर हैं और ऐसे में बीजेपी एक अलग रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने की पूरी कोशिश यहां कर चुकी है। पिछली बार इन रिजर्व अनुसूचित जाति सीटों में कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी को 18 एससी सीटों पर सफलता मिली थी और कांग्रेस को लेकर बात करें तो यहां पर विजय परचम 17 सीटों पर कांग्रेस ने लहराया था। 2013 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस के हाथ 13 सीटें ज्यादा यहां पर आई थी। ये बीजेपी का नुकसान था और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसी की चिंता यहां पर होती दिखाई दे रही है। भाजपा को 10 सीटों का नुकसान हुआ था 2018 में। इसी वजह से 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई और ऐसे में कांग्रेस अब इस क्षेत्र पर पूरी तरह से फोकस करती नजर आ रही है। इस पर चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से रहेंगे प्रवीण धौरपुरे जी। प्रवीण जी, स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। नमस्कार। और साथ में रहेंगे बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी। प्रेम जी, आपका भी स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। नमस्ते। प्रेम जी, भव्य मंदिर की आधारशिला सागर में संत रविदास महाराज जी का भव्य मंदिर बनेगा। 1 से 1.5 साल में बनने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है और एक अलग ही माहौल यहाँ बनता दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जी प्रेम जी। देखिए, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता का पुनरुद्धार करती आई है। सामाजिक समरसता के तहत कार्यक्रम करते आई है, पूर्व से भी करते आई है। अभी जैसे एक भोपाल के स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखा है, जैसे बाबा अम्बेडकर साहब की जन्मभूमि को
व्यवस्थित बनाया। आज महू को देखने पूरा देश आता। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता के तहत कार्य करते आ रही है पूर्व से। और जो योजना है भारतीय जनता पार्टी गरीब हितैषी योजना जो चला रही है, दलितों के हित के लिए, आदिवासियों के हित के लिए, अल्पसंख्यकों के हित के लिए, आम लोगों के हित के लिए, वो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी धरातल पर लेकर जा रही है। और उसी का बखान आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी के बेसिस पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और छाती ठोक कर बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का अगर कार्य करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और दूसरा, संतों के सम्मान के लिए तो भगवान भी कह चुके हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने अवतार लिया है संतों के लिए, तो संतों का सम्मान अगर भारत की भूमि पर नहीं होगा तो कहाँ होगा। संतों का सम्मान, समरसता की बात, आपसी भाईचारे की बात, प्रेमचंद जी क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी यही कहती नजर आ रही कि आदिवासी वर्ग हो, दलित वर्ग हो या आम जनता हो, हर एक वर्ग की यहाँ पर फिक्र जो है बीजेपी की सरकार कर रही है, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर हो। जनहितैषी योजनाएं लगातार यहाँ पर जा रही हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण आज इस समरसता को लेकर सागर में भी देखने को मिला। क्या कहेंगे प्रेमचंद जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस समरसता की बात कर रहे हैं, समरसता की बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। मध्य प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न की जो घटना है पूरा देश देख चुका है। उनसे लगातार इन विकास योजनाओं की बात करते हैं। तो आज मैंने एक बयान भी जारी किया जिसमें मैंने उनसे पूछा है, एक SC/ST वर्ग को खास तौर से जो सब्सिडी मिलती थी स्वरोजगार योजनाओं में, वो क्यों उन्होंने बंद करी? तब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। SC/ST को जो 3% की खरीदी, सरकारी खरीदी में छूट मिलती थी, इसको भी इन्होंने बंद किया, जो कि शिवराज जी को याद होगा कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार में वो 2001 नई योजना लागू की गई, इसको उन्होंने बंद किया। 18-19 साल से इनकी सरकार है, कोई इनके पास जवाब नहीं है। लगातार अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है इस वर्ग के उत्थान के लिए, इस वर्ग की भलाई के लिए, आज वो बंद होने की कगार पे है। वहाँ योजनाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। रानी दुर्गावती स्कीम, आज आप उसका हस्ते देख लीजिए, बिल्कुल बंद है। और मैं एक महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे एक पुरस्कार स्थापित है। पिछले 4 साल में एक भी पुरस्कार बाबा साहब के नाम से नहीं बांटा गया है। जब भी इनके चुनाव आते हैं और उनको ये सताने लगती है कि कहीं ना कहीं दलित वर्ग हमसे छूट ना जाए। देखिए, संत रविदास जी का मंदिर बना रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने का थोड़ा सा प्रयास अगर भाजपा कर लेगी ना, तो शायद जो समरसता की वो बात करते हैं वो जमीन पे दिखने लगेगी। पूरे प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कल ही भिंड के अंदर आपने वीडियो देखा होगा किस तरह से एक दबंग लोग एक लड़के को मार रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि तू ठाकुरों से दबके रहेगा तो इनसे दबके रहेगा। तो इस तरह की जो घटना है शर्मसार करती है हमको, और उनके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते कि भाजपा दलितों के हितों के लिए काम करती है। दलितों के हितों की अगर आपको चिंता होती ना, तो पूरे प्रदेश को आगे भरे हुए हैं। NCRB की रिपोर्ट को अगर आप खास तौर से देखेंगे, देश में नंबर 1 पे है हम लोग। कोई जवाब नहीं है। चलिए, रिपोर्ट का हवाला, आंकड़ों की बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है प्रेम जी, और जिस तरह से कोरी घोषणाएं करने की बात बार बार कांग्रेस यहाँ पर करती दिखाई देती है। दलितों की फिक्र तब हुई जब चुनाव नजदीक आए, इस तरह की बात भी पुरजोर तरीके से कांग्रेस उठाती नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात कर ले, तो यहाँ पर यही कहती नजर आ रही है कांग्रेस की, चुनाव नजदीक आए तो बाबा साहब की याद आने लगी, चुनाव नजदीक आए तो दलितों की याद आने लगी, चुनाव नजदीक आए तो आदिवासियों की याद आने लगी। ऐसे में सुविधाएं देने का बखान यहाँ पर होने लगा। जी प्रेम जी। देखिए, दलित उत्पीड़न की जो ये बात कर रहे हैं, अगर पूरे भारत में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रही है। आप राजस्थान की सरकार उठा के देखिए, वहाँ की विधायिका कह रही है कि मैं सेफ नहीं हूँ, उसने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया। दूसरा, वहाँ के विधायक ने अभी एक दलित के साथ में अत्याचार करा, उसके मुंह से उन्होंने जूते उठवाए और उसमें कोर्ट की शरण लगी। जब जाके कोर्ट ने आदेश दिया तब जाके FIR हुई। छत्तीसगढ़ में आप देखिए नग्न प्रदर्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश के विषय में आपकी बात मत करिए। मैं आपकी बात बीच में रोक सकता था, पर मैं धैर्य से सुना था, जिसे आप सांसद से मध्य प्रदेश के विषय में बात धैर्य रखिए। आप पूरे देश को आप ऐसे भड़केंगे, आप इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? जो विकास की बात हुई है उस पर आप आइए ना, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तुष्टीकरण की राजनीति की एक ही जगह की बात होना, क्या भारत के देश के दूसरे हिस्से नहीं है जहाँ पर दलित उत्पीड़न हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र हिस्सा है? क्या भारत
समरसता के तहत सिर्फ एक ही जगह की बात होना चाहिए, एक ही जगह का विकास होना चाहिए। समरसता का मतलब है पूरे संपूर्ण देश का विकास। समरसता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश का विकास। समरसता यात्रा कहाँ निकाली गई प्रेम जी? समरसता यात्रा अभी कहाँ निकाली गई? समरसता का मतलब बता दे तो सामाजिक समरसता का मतलब है छुआछूत हटाना, आपस में प्रेम बढ़ाना, जो भेदभाव आगे बढ़ रही है। 24 घंटे में कार्रवाई हो रही पूरे देश में, तो सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रही है, इसलिए एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं। आपके जितने भी राज्य कांग्रेस शासित है वहां पर कहीं भी 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हो, कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है। अभी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं, वो विधायक है और उसने पुलिस। चलिए मध्य प्रदेश पे आते हैं प्रेम जी, प्रवीण जी मध्य प्रदेश पे आते हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात बताता हूँ। जैसे इन्होंने दलित उत्पीड़न कहा है, आज नीति आयोग की रिपोर्ट की जो ये बोल रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के दलदल से बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीब से 1.25 करोड़ लोग बाहर आए। दूसरा, जो चिरंजी के छोटे लोग थे, छोटे दलित पिछड़े थे, जो चिरंजियों पे व्यापार करते थे, आज मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए भी योजना चलाई। आज उनका व्यापार जो 30 रुपए था वो 100 रुपए पे पहुंचा। उन्होंने आगे रह के बेगा सहाय जो समूह की महिलाएं थी, उन्होंने जाके मुख्यमंत्री जी का आगे के स्वागत करा। दूसरा, एकलव्य विद्यालयों की स्थापना करी, जहां पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो रही है, रहने का स्थान है। 24,000 विद्यार्थी अध्ययनरत है, जिनका भोजन, पानी, शिक्षा सब व्यवस्था सरकार कर रही है। घर और पट्टे दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। 49,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण दिया है पूरे प्रदेश में। ये पूछ कर नहीं दिया कि आप दलित है, आप आदिवासी, आप अल्पसंख्यक है, आप पिछड़ा है, आप सामान्य, आप ठाकुर है, ब्राह्मण है, कौन है। अगर प्रदेश का किसान किसी दुविधा में है तो उसके साथ अगर संबल बन के कोई खड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उसको धरातल पर लाकर विकास का कार्य अगर। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम जी प्रवीण जी देखिए, वर्ष 2009 में मुझे याद है, ये पेपर भी मेरे पास है जो खुला चैलेंज कर रहा हूँ मैं। वर्ष 2009 में उज्जैन में श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा रविदास राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा भी की थी। उसका क्या हुआ जी? कुछ जवाब है आपके पास? और सुनिए, 1,32,000 पद अनुसूचित जाति के पद रिक्त है। क्या किया आपने? क्यों नियुक्ति नहीं कर रहे आज इस पर? और एक में सबसे बड़ी जो आप सामाजिक समरसता नेशनल इश्यू की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान देश का एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य को लेकर अभियान शुरू किया था। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान में जो व्यक्ति सबसे नीचे सफाई कर्मचारी सफाई करता है ना, आज इसकी दुर्दशा देख लीजिए आप। आज 12 तारीख हो गई, तनख्वाहें नहीं मिली है, पेंशन के लिए भुगत रहे हैं लोग, पेंशनों भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैंने कल ही इसको लेकर ट्वीट किया माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार मध्य प्रदेश के दलित जो आप घटनाओं की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि 2 अप्रैल 2018 में जो दलित आंदोलन हुआ था उसमें शहीद जो हुए थे ना, उनके हत्यारों को अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। ये प्रमाण है मध्य प्रदेश का। और जो जमीनों की पट्टों की आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं बता देता हूँ आपको, 2006 से लेके आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में आवासीय लोगों को और जो दलित खासतौर से खेती करते हैं, किसानी करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको आज दिनांक तक पट्टे नहीं मिल रहा है। उसका जीवंत उदाहरण मैं राजधानी भोपाल में बता सकता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। चलिए, ये तो पट्टों की बात हो गई, बैकलॉग पदों की बात यहाँ पर हो गई, दलितों की बात यहाँ पर हो रही है। मंदिर जिस तरह से भव्य आकार लेने वाला है, आधारशिला रख दी गई है, 100 करोड़ की लागत से बनेगा, काफी बड़े क्षेत्र में है, जो कि मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी दिलाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे प्रवीण जी? बहुत अच्छे उद्देश्य को लेके आपने देखो 15 मार्च की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने महाकाल लोक को लेके, राम गगन पथ को लेके जो योजनाएं बनाई थी और उनको आगे बढ़ाया था जी। अब चूंकि बुंदेलखंड एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर एक बड़ी संख्या में दलित वर्ग निवास करता है जी, तो जिस उद्देश्य को लेकर 100 करोड़ रुपए की मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं ना, मेरा उन सबसे हाथ जोड़ के विनती है। अभी महाकाल लोक में हमने भ्रष्टाचार की देखी है। अब मैं स्वयं वहां मौजूद था जिस दिन हम लोग पूरे प्रवक्ताओं का दल गया था, किस तरह से गुम्बज हमारे ऊपर गिरा था। तो निवेदन है कि भ्रष्टाचार वाली जो सरकार है, जिस उद्देश्य को लेके रविदास जी के मंदिर, महाराज के मंदिर की स्थापना की बात हो रही, फिर क्या उसका भ्रष्टाचार। चलिए, धर्म स्थल और भ्रष्टाचार कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है। प्रेम जी, डेटा लेकर यहाँ पर बैठ रही है कांग्रेस, और जिस तरह से आंकड़े निकालने की बात यहाँ पर कहती नजर आ रही है, क्या लगता है एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुखर होती दिखाई दे रही है? और कहा भी यही जा रहा है कि चुनावी माहौल और ऐसे में पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। तो क्या लगता है मंदिर को लेकर, खास उद्देश्यों को लेकर, वोट बैंक को साधने को लेकर बात कही जा रही है?
ठीक है, मैं इनके सभी बातों का जवाब देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला आज पट्टे नहीं बटे, 90,000 किसानों को पट्टे बटे हैं, 19 लाख जो अधिकार पत्र दिए हैं किसानों को, धरातल पर है, वे किसान आज भी खेती कर रहे हैं। दूसरा, प्रदेश इनके समय पर जब सरकार थी 2003 में 5 हाउस पावर का कनेक्शन मिलता था 51,000 रुपए में। आज प्रदेश सरकार मात्र 3500 रुपए के आसपास में कनेक्शन दे रही है। क्या वो विकास नहीं है? बिजली के समय पर उस समय रात में 2-2 बजे लोग जाते थे किसान, और कई बार उस समय सर्पदंश से मृत्यु होती थी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे दलित हो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर्पदंश से मृत्यु होती थी। मैंने आपकी बात नहीं रोकी भाई साहब, आपकी बात पे आ रहा हूँ। सर्पदंश से मृत्यु होती थी, सर्पदंश से मृत्यु होना बंद हो गई क्योंकि रात को 2-2 बजे किसानों को नहीं जाना पड़ रहा है। 10 घंटे गाँव में बिजली मिल रही है। विकास की बात विकास के साथ में भारतीय जनता पार्टी करती, सामाजिक समरसता के तहत पिछले 20 वर्षों से कार्य कर। जैसे इन्होंने बोला कि उनपे अपराध हुआ उनको, तो मैं बोलता हूँ दिग्विजय सिंह साहब अभी जमानत करके घूम रहे, तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि वे अपराधी है, उनको सजा दे दी जाए? राहुल गांधी जी जमानत पे, क्या ये मान लिया जाए कि अपराधी है? मध्य प्रदेश की बात करिए, अपराध की बात करिए आपने कि उस अपराध में सजा नहीं हुई, तो अपराध तो सब जगह सेम है ना। बेटी एक प्रदेश की और दूसरे प्रदेश की बेटी तो सेम ही होती है, वैसे अपराध भी तो सेम होता है। आप इस प्रदेश की बेटी और उस प्रदेश की बेटी में फर्क क्यों करते हैं? आप दलितों में और आम जनों में फर्क क्यों करते हैं? एक यही उद्देश्य के लिए सामाजिक समरसता और 55,000 गाँवों से मिट्टी, 370 नदियों कूपों से पानी, और हर गाँव में इसका भव्य स्वागत हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के तहत जितने भी गांव जुड़े थे, जितने भी लोग जुड़े थे, जितने भी आदिवासी दलित पिछड़ा जुड़े थे, वे प्रसन्न है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, विकास के साथ में कार्य करती है। जी, विकास की बात, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मूल मंत्र लेकर बीजेपी आगे चलती दिखाई दे रही है। प्रेमण जी, क्या कहेंगे चुनाव के मद्देनजर? देखिए, मैं भाजपा के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बार बार झूठ बोलना, दमदारी से झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना। जो सवाल मैंने खड़े करे ना, एक भी जवाब पूरी डिबेट में मेरे मित्र नहीं दे पा रहा है। ये जनता जानना चाहती है मध्य प्रदेश की, जो 19 साल की सरकार में आपने ऐसे क्या काम किए जिनसे दलितों का उत्थान हुआ, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। लगातार आप उनको हनन कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। मंदिर बनाना हमारे गुरु हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन देश की पूर्ति होनी चाहिए। मैंने जिन बातों की सवाल किए ना, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे आप दलित को करेंगे, तो अब सामाजिक समरसता की बात करते हैं ना। लगातार प्रदेश में घटनाएं दलित अत्याचार की जो बढ़ती है ना, उसका बहुत बड़ा कारण होता है असमानता, स्वछूत की भावना। उसको आप कैसे कम करेंगे? तो प्लानिंग है आपके पास? दलित अच्छे से खड़ा हो पाए तो मध्य प्रदेश में अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम कर पाए। मध्य प्रदेश की आज तक उद्योग नीति जारी नहीं हुई है। लगातार कई बड़े बड़े कार्यक्रमों, बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी आते हैं, करते हैं। मैं स्वयं, कई लोग मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि भाई साहब लोन नहीं मिल रहा, भैया क्यों नहीं मिल रहा। मैं जाता हूँ, उनकी समस्या को समझने, सरकार की जो नीतियां नियम। चलिए, सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। प्रेम जी, क्या कहेंगे प्रेम जी इन बातों को लेकर? आर्थिक स्थिति खराब है, तो एक प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी तो उसकी जीडीपी क्या होगी? आज प्रदेश 10वें स्थान पे 16% की जीडीपी है प्रदेश की। दूसरा, जैसा ये बोल रहे हैं कि ये नहीं दिया, क्या योजनाएं करी, मैं पुनः बताता हूँ। अभी तो आपको बताया था मैंने, एकलव्य विद्यालयों का निर्माण किया जिसमें 24,000 बच्चे अध्ययनरत है। आप जानते हैं बिजली की क्या परिस्थिति है? बिजली आती नहीं थी, बिजली आगे मैं आपको वही समझा रहा हूँ। मुझे देखिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। 2003 में बीमारू राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश बताइए, आज उस प्रदेश की बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल के विकासशील अगर प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश जनता पार्टी के राज में बना है। दूसरा, मैं आ रहा हूँ मध्य प्रदेश में, सबका साथ सबका विकास के तहत प्रधानमंत्री जी ने सरकार ने 3,600 रुपए की सुरक्षा पेंशन योजना, निराश्रित, अगर कहीं योजना से छूट गए तो प्रदेश सरकार कैसे निकलेंगे? दूसरा, मैं आपको बताता हूँ, आप आयुष्मान कार्ड क्या गरीबों के लिए नहीं है? आयुष्मान कार्ड क्या दलित? आप सड़क पर चिल्लाते हैं, लेकिन अगर मैं फिर प्रदेश की बात करूँगा आप बोलेंगे फिर से। मैं प्रदेश की बात करूँ, अभी आपका एक लेटर जनरेट हुआ है जिसमें आपने एक लेटर में शिकायत करी, जिस लेटर का झूठ का पुर्जा है वो लेटर में आपने जो शिकायत करी और कोर्ट में दिया है, वो आप एक्सपोज हो चुके हैं उस लेटर में। बिना सोचे समझे प्रियंका गांधी जी ने उस लेटर को। चलिए प्रेम जी, आपसे मेरा सवाल, चुनावी माहौल, मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये एक आम बात है। हुई है आज जो 100 करोड़ की घोषणा, उस विषय पर डिबेट है।
आ रहा हूँ प्रेम जी, आपके पास भी आऊंगा मैं। और प्रेम जी आपसे मेरा सवाल, चुनावी माहौल है, मुद्दों की ताकत मुद्दे उठाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और इन मुद्दों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना आम बात है। लेकिन जिस तरह से चुनाव नजदीक होते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक समीकरण को सही गणित देकर बैठाने की पुरजोर कोशिश होती है। और जिस तरह से संत रविदास महाराज जी के मंदिर को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चाएं भी हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र की 54 विधानसभा सीटों को फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज के इवेंट को जो है तैयार किया, उसका खाका तैयार किया, इस इवेंट का कार्यक्रम तैयार किया। क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि इसमें दलित सीटें भी आती हैं और आम सीटें भी आती हैं? देखिए, बुंदेलखंड का अगर इतिहास मेरे माननीय मित्र अगर जानते हो तो 2000 से 2003 के पहले वहाँ पर डकैत हुआ करते थे। 10 साल में डकैतों को खत्म करने के लिए कोई योजना नहीं बने। 2003 से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लगी रही। आज डकैत मुक्त हो। आप दलितों को डकैत नहीं रहे क्या? जाती है तो आप दलितों को डकैत नहीं रहे क्या? वहाँ डकैत नहीं थे। गुजर कौन था? डकैत नहीं रहे क्या? मुंह की खाई है, गलत प्रेडिक्शन दलितों को आपसे पुनः कह रहा हूँ, आप गलत प्रेडिक्शन मत करें। ये गलत प्रेडिक्शन सिर्फ लोगों के बीच जा रहा है और आप 440 से आ गए। माफी मांगिए। आप इसी से 440 से आ गए। आप एंकर भी सुन रहे हैं, एंकर भी सुन रहे हैं कि मैंने क्या कहा, ये भी सुन रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है। मित्र, मेरा निवेदन है कि संत महाराज रविदास जी के बताए हुए मार्ग पे भाजपा अगर थोड़ा सा चल लेगी ना, आप अगर झूठा अनर्गल चल लेगी ना तो शायद देश का पिछड़ा व्यक्ति का सम्मान पा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आपने लिख के दिया था, ये तरीका आप अपनाते हैं। मैंने ये कहा है कि 2003 के पहले बुंदेलखंड में डकैत हुआ करते थे, उन डकैतों को मुक्त करके आज विकास की चलिए इस पर प्रतिक्रिया में प्रेम जी से ले लूं। प्रेम जी, फिर उसके बाद एक सवाल और मैं आपसे करूंगा। जी प्रेम जी, इनको पहले बताइए। देखिए प्रेम जी, 2003 से पहले का जिक्र मध्य प्रदेश का ही हो रहा है। जी 2003 के पहले उन 54 विधानसभा में डकैत रहते थे। 54 विधानसभा में नाम लिए आप गलत मध्य प्रदेश ना करें। मित्र, मैं पहले बोलूं बात, फिर आप कहिएगा। आप गलत बुंदेलखंड की बात यहाँ पर हुई है, बुंदेलखंड की बात हुई है यहाँ पर। और 2003 से पहले मैं यहाँ पर बता दूं प्रवीण जी, सीटों का आंकड़ा भी ऊपर नीचे था, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो सीटों की तादाद में कम बढ़त भी देखने को मिली। 54 सीटों की बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। जी देखिए, बुंदेलखंड का जो हमारा मतदाता है बहुत सीधा और सरल है। वो विषयों पे बात करता है, वो बहुत बुद्धिजीवी है। 2003 के पहले उन्होंने डकैत कहा, ये जवाब जनता आपको देगी। मैं इससे आपका माफी नहीं मांगना चाहूंगा, आप बहुत बुद्धिजीवी है। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जो 54 विधानसभा के अंदर सबसे अधिक एससी की जो सीटें हैं उसको आप लेकर आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, स्वागत है आपका। लेकिन किस मंशा को लेकर कर रहे हैं, अगर उनके बताए हुए थोड़े से मार्ग पर भी आप चलेंगे तो शायद जो मध्य प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि दलित की कैसी घटनाएं पुलिस ले जाती है, घोड़ी पे बिठा के बारात को लगवाती है। उसके बाद पढ़ने के लिए बच्चों को जो दलित स्कूलों की आप बात करें, छात्रावासों की इस बार दुर्दशा जाके देखिए, शिक्षक नहीं है, छत टपक रहा है, लाइटें नहीं है। तो विपक्ष में आप बैठे, मुद्दा उठा क्यों नहीं रहा प्रवीण जी? डिबेट में मुद्दे उठाने से क्या फायदा, ये बताइए ना। आप जमीनी स्तर पर मुद्दों को उठाइए ना। अब आपसे ही बात कर लेता हूँ 2018 के विधानसभा चुनाव, क्योंकि 2003 से 2018 तक ये कहा जाता रहा है, जिस तरह से समीकरण निकलकर सामने आए, विशेषज्ञों की जो बातें निकलकर सामने आए कि जो अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक था, बीजेपी से लगाव था, 2013 तक सरकार उसकी बनती रही। 2018 में कहीं ना कहीं ये वोट बैंक छिटका और ऐसे में कांग्रेस को इसका फायदा हुआ। तो क्या लगता है यही आत्मविश्वास है या कुछ और रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे? देखिए 2002 में दिग्विजय सिंह सरकार ने एक दलित एजेंडा मध्य प्रदेश में लेकर आई थी। आपको अच्छे से याद होगा, उस दलित एजेंडे में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मध्य प्रदेश का दलित, शोषित और वंचित जो व्यक्ति है उसके लिए कार्य योजना बनाई थी, जिसमें उनको आर्थिक लाभ मिलना था, सामाजिक लाभ मिलना था, और जो समरसता की हम बात करते हैं समरसता में उनको लाभ मिलना था। क्योंकि 2003 में हमारी सरकार चली गई, जैसे 18 में सरकार आई है, मतदाताओं ने हमें वहां मताधिकार दिया है जी। जनता ने हमें जिताया था, उन्होंने इनके 15 साल के शासन को देखा था, बहुत बारीकी से देखा था जनता ने, इसलिए वो मत हमें मिला था। बुंदेलखंड की जनता को मैं साधुवाद करता हूँ, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार को गिराया सभी ने देखा है, किस तरह से बंदरवाट होती, किस तरह पैसे का घपला चला था। कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, लेकिन कमलनाथ जी उस टाइम जैसे सरकार में आए थे तो दलितों को लेकर उन्होंने कार्य योजना बनाना शुरू करी थी, और इसका मैं जीवित प्रमाण हूँ। मैंने स्वयं उस डिपार्टमेंट में देखा था, लगातार लखन गंगोटिया जी भी उस विषय में काम कर रहे थे, पूरे पीएस काम कर रहे थे। और अभी एक और चीज बताना चाहता हूँ उसी को लेके है कि
कि जितने भी ये जो दलितों को लेकर एक विभाग बना, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग बना हुआ है, और जनजाति विभाग अलग है और अनुसूचित जाति विभाग अलग है। लगातार मेरा सवाल ये था प्रवीण जी, मेरा सवाल ये था कि जो 2018 में नतीजे आए, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर सीटों का जो है प्लस देखने को मिला था, जिससे फायदा हुआ और सरकार काबिज हुई यहाँ मध्य प्रदेश की सत्ता पर। तो क्या लगता है सिर्फ वही आत्मविश्वास से आगे बढ़ना या कोई और रणनीति बनाई जा रही है क्षेत्र को लेकर? छोटा सा सवाल, वक्त कम है, जवाब। सीधा यह है कि माननीय कमलनाथ की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। शोषित, वंचित और सबसे पीछे खड़ी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को वो आर्थिक और सामाजिक न्याय देना चाहते हैं। चलिए, आपने एक दलित वर्ग के विकास इसको लेकर दावेबाज हो रहे हैं। वक्त कम है प्रवीण जी, प्रेम जी से ले लीजिए इसी बात पर। प्रेम जी से अंतिम प्रतिक्रिया। प्रेम जी, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं बीजेपी को डर 2018 के नतीजों से, और ऐसे में इस तरह के रोडमैप तैयार किए जा रहे हैं, इस तरह की योजनाएं चला रही हैं, और यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका बार बार सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है, इस तरह के आरोप भी बीजेपी पे लग रहे हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं डर या फिर इस बात को लेकर खौफ है कि ऐसा ना हो कि वोट बैंक एक बार फिर हमसे छिटक जाए? नहीं, देखिए, खौफ होता तो हमारे प्रधानमंत्री और जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक संरचना के तहत वे आते हैं, तो वे यहाँ नहीं आते। जैसे राहुल जी ने पूर्व में घोषणा करी थी मैं आ रहा हूँ, खड़गे जी ने घोषणा करी थी, वे नहीं आए क्योंकि पूर्व में जो वादे किए थे वो कहीं भी धरातल पर नहीं है। तो किसानों के लिए ऋण माफी का बोला था, वो नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी योजना, लाडली लक्ष्मी लाडली, सब बोलिए विधानसभा में आपको 20,000 करोड़ रुपए का आते से ही 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने आते से प्रदेश पर कर्ज बढ़ाया और उसको योजनाओं के रूप में कहीं भी परिवर्तित नहीं किया। दूसरा SC/ST की अगर ये बात 20 लाख करोड़ मध्य प्रदेश सरकार ब्याज में भर रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने SC/ST दोनों को अलग करा था और अलग मंत्रालय बनाया था। उसके बाद से ही विचारधारा चालू हुई और उसके बाद से ही इनका उत्थान चालू हुआ, इनके विकास कौशल के लिए कार्य चालू हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ने करी, माननीय अटल जी की सरकार में हुआ था। क्या इसको आप नकार देंगे? आज राजभवन। चलिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी और प्रवीण धौलपुरे जी, वक्त कम में चर्चा जरूर आगे बढ़ा था। जी प्रवीण जी, मित्र ने 3-4 सवाल खड़े करे हैं, नहीं इसका जवाब नहीं जी। पूरे चर्चा के दौरान जो सवाल मैंने खड़े करे कि 18 साल 19 साल आपकी सरकार रही, क्या मजबूरी है आपकी बुंदेलखंड की जनता को जो आपने डकैत अभी चाहा है? चलिए, वक्त में अगली बार फिर एक डिबेट रख लेंगे इसी मुद्दे को लेकर, फिर चर्चा करूंगा। प्रेम जी फिर चर्चा करूंगा इस मुद्दे को लेकर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने को लेकर। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है, न सिर्फ चुनावी माहौल बन रहा है बल्कि सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार को लेकर बात करें तो शिवराज सरकार लगातार सौगातों का पिटारा हर वर्ग के लिए खोलती नजर आ रही है। और आज जिस तरह से आधारशिला रखी गई संत रविदास महाराज जी के मंदिर को लेकर सागर में, और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से चर्चाएं कि इस क्षेत्र की, बुंदेलखंड क्षेत्र की 54 विधानसभा सीटों को टारगेट करते हुए इस प्रोग्राम को जो है तैयार किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दलित, वंचित, इनकी आवाज को लेकर भी विपक्ष मुखर होता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इनके उत्थान की बात कहती नजर आ रही है। एक तरफ सौगातें हैं, दूसरी तरफ दावे और वादे किए जा रहा है। कितना असर वोट बैंक पर पड़ेगा, ये वाकई चुनाव नतीजे बताएंगे। इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1।